हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर दो का पार्ट बी देखेंगे। कौन सा? पार्ट बी में कितना क्वेश्चन आता है कॉमन से? 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन है कि कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है थायरॉक्सिन का अधिक स्राव, वृद्धि हार्मोन का कोई स्राव नहीं, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव या प्रोलैक्टिन का अधिक स्राव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कार्टिसोल का क्या होता है? अधिक स्राव होता है। कार्टिसोल का अधिक स्राव होता है। चलिए अब क्वेश्चन अगला चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि फ्लोपियन ट्यूब, क्या फ्लोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? इम्पिड्यूलम, एम्पुला, इस्थमस और फिबुला किस में होता है? एम्पुला में होता है। किस में होता है? एम्पुला में होता है। किस में होता है निषेचन की क्रिया? एम्पुला में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये फिबुला है वो पैर की हड्डी है। फिबुला क्या है? पैर की हड्डी है। फिबुला हमारा क्या है? पैर की हड्डी है। फिबुला पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी है। अब यहाँ पर करा, यहाँ पर है इनफुडुलम। इनफंडुबुलम यह होता है फ्लोपियन ट्यूब में जो अंगुली नुमा जो संरचना होता है, जो अंगुली नुमा संरचना जो होता है, अंगुली नुमा जो संरचना है वही क्या है? इनफंडुबुलम है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि श्वसन अनुपात एक से अधिक होता है वसा में, कार्बनिक अम्लों में, प्रोटीन में या विटामिन में। तो किस में हो जाएगा? कार्बनिक अम्लों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। किस में होता है? कार्बनिक अम्लों में होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन है तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में। प्रोटीन किस में? बॉडी बिल्डिंग में। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में। और विटामिन हो गया रोगों से रक्षा के लिए। विटामिन किससे? रोगों से रक्षा के लिए। रोगों से रक्षा के लिए। विटामिन किसके लिए? रोगों से रक्षा के लिए हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रित करता है? ग्लूकोन, वृद्धि हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन या एम्फिलेक्सिन। इस क्या हो जाएगा इसमें? पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या हो जाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन की सेंट्रल बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? लंदन की सेंट्रल बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को, और इनमें से कोई नहीं। तो किसे दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। अगर बोलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो अभी वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। जो कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। और जो 25वें क्रम के थे वे कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन थे? 25वें क्रम के शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में भी कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। कौन अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास, जो पहले 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में हुआ था। और यहाँ पर सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 का है। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 के हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर आगे 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गीदों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या बिहार में? कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन 57 है कि भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? अनामिका बी राजीव, साधना सक्सेना नायर, नीना सिंह या ईदा सिंगा डोंगराव।
कौन बने हैं? साधना सक्सेना नायर। कौन बने हैं? साधना सक्सेना नायर बने। और यहाँ पर एक नाम है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी जो राजीव है नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। नौसेना की नौसेना नौसेना की पहली महिला नौसेना की पहली महिला नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? नामिका बी राजीव बनी है। कौन बनी है? नामिका बी राजीव बनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? 6%, 6.25% या 6.5% या 6.75%? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.25%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी में, लखनऊ में, ग्वालियर में या कानपुर में? कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ग्वालियर में हुआ था कालपी के युद्ध के समय। कालपी के युद्ध के समय कब हुआ था? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। 1858 में कब हुआ था? 1858 में कल्पी के युद्ध के समय हुआ था। कल्पी के युद्ध के समय कौन था? किसके किसके बीच हो रहा था? उसमें एक अंग्रेज का जो अधिकारी था वह ह्यूरोज था। वो कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। इसी ह्यूरोज ने बोला था कि किसके बारे में? झांसी की रानी के बारे में कि वह क्रांतिकारियों में अकेली मार दी। वो क्रांतिकारियों में अकेली मार दिया। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। किसके बारे में कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। मृत्यु कहाँ हो गई? ग्वालियर में हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड या रूस? किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? पोलैंड के आक्रमण के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? पोलैंड के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड पर आक्रमण कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। और इसमें 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया। यानी युद्ध की घोषणा कर दिया। किसके खिलाफ? युद्ध की घोषणा कर दिया किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दिया जर्मनी के खिलाफ। इसीलिए 3 दिसंबर से ही 3 दिसंबर 1939 से ही द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और यह समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था? 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इसी क्रम में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 और 1945 हिरोशिमा और नागासाकी में ये दोनों जगह कहाँ का है? जापान का। यहाँ पर क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मेन कारण था, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मुख्य कारण था वो वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था।
वो क्या था? वर्साय की संधि। ये कब किया गया था? यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। कब किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी, जो दोनों जगह कहाँ का है? जापान का, यहाँ परमाणु बम गिराया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मुख्य कारण था वो वर्साई की संधि था। वर्साई की संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आया क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में, क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अगला है ऑप्शन बी, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहता है। ऑप्शन सी, यहाँ बहुत गर्मी होती है। और ऑप्शन डी, यहाँ ठंड के कारण पेड़ पौधे पर बर्फ जमे रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। इसमें कुछ पहले डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। बारिश, वर्षा के बारे में बोला। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा वर्ल्ड में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मानसीन राम। कहाँ का? मेघालय के मानसीन राम में। मेघालय के मानसीन राम में। कहाँ? मेघालय के मानसीन राम में। और भारत में औसत वर्षा, भारत में औसत वर्षा कितना होती है? 119 सेंटीमीटर। भारत में औसत वर्षा 119 सेंटीमीटर। और पृथ्वी पर औसत वर्षा, और पृथ्वी पर औसत वर्षा, पृथ्वी पर औसत वर्षा कितना है? 100 सेंटीमीटर है। और अगर बिहार में का दे औसत वर्षा, बिहार में औसत वर्षा कितना? 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा कितना? 112 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? राहुल संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, यमुना कार्जे या दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। अब सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सहजानंद सरस्वती के बारे में, इनके बारे में, सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती यह बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की है। कहाँ? बिहटा में, बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना, सीताराम आश्रम की स्थापना, बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की है। बिहार प्रांतीय, बिहार प्रांतीय किसान सभा कब किए थे? 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे। इनके जो महासचिव थे, इनके जो महासचिव थे वो एम जी रंगा जी थे। कौन थे? एम जी रंगा जी थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इनकी एक आत्मकथा है, मेरा जीवन संघर्ष। इनकी जो एक आत्मकथा है, आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष। इनकी आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन संघर्ष।
और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसका गठन लखनऊ में हुआ था। इसका गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 60, 61, 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 यानी नेशनल वाटर 4 किस वर्ष राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? 2008 में, 2006 में, 1993 में या 1973 में? कब किया गया है? 2008 में। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया? 2008 में। कब किया गया? 2008 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बेल्स, डॉन्स और पंपास, ये तो घास है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आदि शब्द संबंधित है बादलों के प्रकार से, घाटियों से या नदियों से। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेल्स कहाँ का है। बेल्स दक्षिणी अफ्रीका का है। बेल्स दक्षिणी अफ्रीका का। बेल्स दक्षिणी अफ्रीका का। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का। डॉन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और पंपास अर्जेंटीना का। और पंपास कहाँ का? अर्जेंटीना का। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का। और बेल्स कहाँ का? दक्षिणी अफ्रीका का। और हम देख लेते हैं जैसे कैंटबरी। कैंटबरी। कैंटबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। कैंटबरी कहाँ का? न्यूजीलैंड का। उस्ताज कहाँ का? हंगरी का। उस्ताज कहाँ का है? हंगरी का। और प्रेरी। प्रेरी कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका। प्रेरी कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थारूढ़ देश है? अस्थारूढ़ मतलब कि लैंड लॉक कंट्री। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या ब्रिटेन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यहाँ पर लैंड लॉक की चर्चा किया तो भारत के पड़ोसी देश में अगर लैंड लॉक पूछे, भारत के पड़ोसी देश में, भारत के पड़ोसी देश जो लैंड लॉक है, जो लैंड लॉक है वो कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, 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 नेपाल और क्या है? भूटान। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी देश जो क्या है? लैंड लॉक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? हंगरी है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर कोरिया में, मिस्र में या भारत में? कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ग्रेट विक्टोरियन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और अगर पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या पूछ दे? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो कौन सा है? गोबी, जो कहाँ है? चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। और दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल कहा है। दक्षिण एशिया में एकमात्र मरुस्थल, एकमात्र मरुस्थल वो कौन सा है? थार है। इसको भारत में तो थार कहते हैं, भारत में तो इसको थार कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। और थार जो मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल है जो विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। जनसंख्या वाला
मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 है, यानी दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में, कौन सा दिशा में? पूरब में क्या समय होगा? दोपहर के 1 बजेंगे, सुबह के 10 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे या रात के 2 बजेंगे? अब यहाँ पर इसका थोड़ा देखते हैं सॉल्व करके क्या हमारा निकलता है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 12 बजे और 30 डिग्री पूरब है। कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कौन सा दिशा में? पूरब दिशा में, यानी कि इस दिशा में है। कौन सा दिशा में? आगे की तरफ है। अब यहाँ से 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट का मतलब 2 घंटा हो गया। अब पूरब की तरफ कह रहा था, यानी जोड़ देंगे। अगर पश्चिम की तरफ आता था घटा देते। अब 12 बजे में यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 12 बजे में, एक पूरा मिट गया, 12 बज रहे थे और 30 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब। तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट। 30 डिग्री बराबर कितना? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा हो गया। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा। उस टाइम जो टाइम बता रहा था वो 12 बजे के बता रहा था। उस टाइम कितना बता रहा था? 12 बजे के। 12 में जब 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बजे हो जाएगा। और 2 बजे आगे, पूरब की मतलब आगे होता, पश्चिम का मतलब पीछे हो जाता। तो पूरब यानी आगे हो गया। अब यहाँ पर 2 बजे क्या हो जाएगा? दोपहर का ही टाइम होगा। 2 बजे कब का टाइम होगा? दोपहर का ही टाइम होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 बजे दोपहर। ऑप्शन कौन सा? दोपहर के 2 बजे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म है। डुनेज क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी असम में है, या इनमें से सही? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डुजेन क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी कहाँ है? असम में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोल दे कि एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना, एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया है? डिगबोई असम में। डिगबोई असम में कब खोला गया है? 1901 में खोला गया। कब खोला गया? 1901 में। एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में खोला गया, 1901 में खोला गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? 2%, 3%, 4% या 10%? या जो धारण करता है वह 2.86% धारण करता है। धारण करता है 2.86% धारण करता है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कितना है? 3% है। कितना है? 3% है। अगर जनसंख्या का कहता है कि कितना धारण करता है, तो जनसंख्या का 8.60%। जनसंख्या कितना? 8.06%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा क्रम का है? ब्रह्म। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो तीसरा क्रम है। तब क्या है? तीसरा क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70। पर्यावरण कार्यकर्ताओं केन सारो बीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? नाइजीरिया के, दक्षिण अफ्रीका के, मिस्र के या इंडोनेशिया के? वो कहाँ के थे? वे नाइजीरिया के थे। कहाँ के थे? नाइजीरिया के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? 1960 में। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? 1960 में, 1963 में, 1966 में या 1972 में? नाइजीरिया की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1960 में मिली। किससे मिली थी? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली नाइजीरिया को 1960 में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 72, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1921 या मार्च 1922 को? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को जब वापस लिए थे वो 12 फरवरी 1922 को लिए थे, और वापस लेने का जो मेन रीजन था वो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरा कांड, जो कहाँ, गोरखपुर में, कहाँ, गोरखपुर में चौरा चौरा कांड था। गोरखपुर में चौरा चौरा कांड था। कहाँ, गोरखपुर में चौरा चौरा कांड था। चौरा चौरा कांड था। इसमें क्या होता? चौरा चौरा कांड के अनुसार एक थाने को जला दिया गया था। एक थाने को जलाया गया था जिसमें 1+22 यानी 1 एसआई और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। वापस कब लिए थे? 12 फरवरी 1922। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फरवरी 1922। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 73, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? छोटा नागपुर के पठार, अमरकंटक, जानापा पहाड़ी या गुल मंधाता की चोटी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से। आप बोलेगा अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जैसे अमरकंटक की पहाड़ी के पूर्वी हिस्सा में जो बहता है वो सोन नदी बहता है। पूर्वी हिस्सा में कौन सा नदी? सोन नदी। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा में बहता है वो नर्मदा नदी बहता है। अमरकंटक की पहाड़ी के पूर्वी हिस्सा में सोन नदी, पूर्वी हिस्सा में सोन नदी और पश्चिमी हिस्सा में नर्मदा नदी बहता है। सोन नदी पटना में, सोन नदी या पटना में मनेर स्थान पर गंगा में मिलती है। या पटना में मनेर जगह पर गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है। और इसी सोन पर डेहरी ऑन सोन और एक पुल है फेमस है, कोइलवर का पुल। डेहरी ऑन सोन इसी पर है, डेहरी ऑन सोन और कोइलवर का पुल। और कोइलवर का पुल किस पर है? सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर। सोन नदी को सोनभद्रा भी कहते हैं। सोन नदी को सोनभद्रा भी कहते हैं। सोन नदी को सोनभद्रा भी कहते हैं। सोन नदी को क्या कहते हैं? सोनभद्रा भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदी अगर पूछते, सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो रिहांद है, रिहांद हो गया, कोयल हो गया, धोपद हो गया और कान्हार हो गया। सोन की सहायक नदी कौन कौन सी है? रिहांद, कोयल, धोपद और कान्हार हो गया। चलिए अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना पर प्रारंभ हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और कौन से देश के सहायता से इसे बनाया गया था? यूएसएसआर की सहायता से, यानी रूस यूएसएसआर की सहायता से इसे बनाया गया। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसे कौन सा देश के सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। कौन सा देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला को। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का अर्थ होता है कि ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का मतलब होता है कि पतला हो जाना। इसमें आंसर देख लेते हैं कि समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में
कम। इसका आंसर यही हो जाएगा। समताप मंडल में क्या हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन का अगर सूत्र पूछे तो ओजोन का कितना हो जाता है, O3 हो जाता है। ओजोन का कितना हो जाता है, O3 हो जाता है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाता है। ओजोन जो क्या है वो यूवी किरणें से हमें बचाता है। यूवी किरणें से हमें क्या करता है, बचाता है। यूवी किरणें से क्या करता है, हमें बचाता है। और ओजोन संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन संरक्षण के लिए ओजोन संरक्षण के लिए ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को। अगर बोलेगा कि मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल एक कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि परमाणु कक्षक डॉट 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 इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ, अंडाकार कक्ष, अंडाकार कक्षा वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। और परमाणु की कक्षा जहां नाभिक है। इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। अब यहाँ पर परमाणु कक्षा के बारे में चर्चा किया है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं परमाणु कक्षा के बारे में। जैसे में परमाणु कक्षा हमारा हो गया एस, पी, डी और एफ। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या पूछे तब कितना हो जाएगा, 2, 6, 10 और कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यह क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2, 6, 10 और 14। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन संख्या 84। प्रोटॉन संख्या 84, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा किरण का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर क्या है, एक अल्फा किरण है। कितना किरण है, एक अल्फा किरण का उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी, यानी प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी। यहाँ पर तो दिया हुआ न्यूक्लियॉन, या न्यूक्लियॉन का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। और ये प्रोटॉन की संख्या हमारा क्या हो गया, परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या है, परमाणु संख्या। अब यहाँ पर जैसा मान लेते हैं X है, इसमें परमाणु संख्या कितना है, 84 है। परमाणु संख्या 84 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 216। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर एक अल्फा निकालेंगे तो परमाणु में संख्या में 2 की कमी होगी। परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी। यानी कि अगर एक अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। अगर इसी तरह बोलेगा कि 2 अल्फा निकालते हैं तब, तो 2 अल्फा निकालेंगे तब परमाणु संख्या में 2 दूनी 4 की कमी हो जाएगी। और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी हो जाएगी, 8 की कमी हो जाएगी। बस इसी पर बैठा देना, हमको इस पर बैठाना है कि 1 की कमी कर रहा है। कितना की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है। कितने की कमी है, 1 की कमी। तो 1 की कमी, परमाणु संख्या में 2 कम कर देंगे तो परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है, 84। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इसमें परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना है, 216 में 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि जिसका परमाणु संख्या 82 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना है, 212 है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 82 और 212। 82 है, 212। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, बेलेना से, क्यूप्राइट से, बॉक्साइट से या सिनेवार से। तो किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का एस हो गया, एक तो बॉक्साइट हो गया, एक क्रायोलाइट हो गया। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और क्या हो गया, कोरंडम।
बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम हो गया। अब सिनेवार किसका यस्क है? पारा का है। क्यूप्राइट किसका यस्क है? तांबा का है। और गैलेना किसका है? सीसा का यस्क है। किसका यस्क है? सीसा का यस्क है। चलिए अब क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निवासी भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए हैं? इजराइल से, पाकिस्तान से, अमेरिका से या संयुक्त राज्य अमीरात से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? अमेरिका से। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप अगला क्वेश्चन तो अच्छी में है, यहाँ से हाँ अब अगला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? वर्ल्ड व्यापार संगठन WTO से, यूनेस्को से, UNHRC से या IMF से? किससे बाहर निकलने के लिए बोला है? तो UNHRC से। किससे? UNHRC से। UNHRC का मतलब क्या होता है जो थोड़ा सा समझिए। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से क्या किया है? निकालने का घोषणा किया। कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यहाँ पर एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो गठन हुआ था वो 1995 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसमें देखते हैं कि वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं, वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है किसके? WTO के, वो है नागोजी ओकाजा इबेला। नागोजी ओकाजा इबेला 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 ये वर्तमान में कौन है? महानिदेशक है। वर्तमान में कौन है? महानिदेशक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका गठन हुआ था 1945 में। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन कब हुआ था? 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। अब यहाँ पर एक है, यह जो IMF का जो गठन हुआ था, IMF का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। किससे हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि इन दो एजेंसियों को जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन कहते हैं IMF को, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, और कहते हैं वर्ल्ड बैंक को। और किससे? वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक का भी हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का भी हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक है यूनेस्को रह गया। एक क्या रह गया? यूनेस्को। चलिए यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनेस्को क्या? यूनेस्को का मतलब यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेड क्वार्टर है, वो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, जो कहाँ है? फ्रांस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि बजट दो सॉरी दो बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? गरीबी, युवा, बेरोजगारी और नारी। इसमें 4 शामिल है, जैसे एक गरीबी है, एक युवा है, एक नारी है, और एक चौथा जो है वो अन्नदाता। क्या है? अन्नदाता। इसमें बेरोजगारी शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि विकासशील के लिए, विकास के लिए, किसके लिए? विकास के लिए, विकास के लिए 4 इंजन दिए गए हैं। कौन कौन सा है? किसे किसे कहा गया? एक कृषि को, एक कृषि को, और एमएसएमई को, कृषि को, एमएसएमई को, निवेश को, और किसे? आयात को। विकास के लिए 4 इंजन दिए गए हैं, कृषि को, एमएसएमई को, निवेश को और आयात को। और यहाँ पर जो मुख्य फोकस बिंदु कौन सा था? मुख्य फोकस बिंदु हमारा गरीबी है, युवा है, नारी है और अन्नदाता है। इसमें बेरोजगारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, काप मिट्टी से या लाट मिट्टी से? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को कपास की मिट्टी, रेगुर मिट्टी को लावा का मिट्टी, लावा की मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जो काला जो रंग होता है रेगुर मिट्टी में या काली मिट्टी में, जो काला जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस के कारण होता है। टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस के कारण क्या होता है? लाल होता है। और मिट्टी का अध्ययन, और मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक, यानी कि भारत में सप्रमुख मिट्टी कौन सा? भारत में सप्रमुख, सप्रमुख मिट्टी है, भारत में सप्रमुख मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, जो 43% हिस्सा पर टोटल भारत में फैला हुआ है। कितना परसेंट हिस्सा पर? 43% हिस्सा पर पूरे भारत में फैला हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 का, या 351? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 350 के। 351 कहता है कि राज्य हिंदी भाषा के लिए, राज्य हिंदी भाषा विकास के लिए काम करेगा। राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए, राज्य हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाजनपद काल में लिच्छवी किस गणराज्य का अंग था? महाजनपद काल में लिच्छवी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिच्छवी कहाँ है? बिहार, यही लिच्छवी वैशाली वाला बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब महाजनपद काल थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखते हैं? महाजनपद काल। भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के, इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अनुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के अनुत्तर निकाय में थे, अनुत्तर निकाय में थे। कुछ देख लेते हैं इसमें महाजनपद कौन कौन सा था। जैसे बिहार, भारत बिहार में अंग हो गया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग चंपा हो गया। मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज।
और बज्जी वैशाली। और कौन सा? बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली। और देख लेते हैं काशी, वाराणसी। काशी कहाँ? वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। अवंती उज्जैन और महिष्मती, अवंती, अवंती, अवंती उज्जैन। इसी को कहीं माहिष्मती भी लिखता है, मतलब माहिष्मती भी हो रहा ही होगी, माहिष्मती। और यहाँ पर देख लेते हैं कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन माहिष्मती, अस्मक कोटली, अस्मक कोटली, कोटली या पोतन, कोटली या पोतन। गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, गंधार कहाँ? तक्षशिला। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। अब यहाँ पर सूरसेन मथुरा कहाँ है? वर्तमान यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। गंधार तक्षशिला वर्तमान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और अस्मक कोटली, अस्मक कोटली, यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। अस्मक जो कोटली है वो महाराष्ट्र में है। तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है। जैन अवंती मध्य प्रदेश, श्रावस्ती कौशल श्रावस्ती यूपी, काशी बनारस यूपी, बज्जी वैशाली, क्या है? बज्जी और वैशाली। अंग, यह बिहार में, यह भी बिहार में, और यह भी बिहार में। कौन सा अंग? चंपा, मगध, गिरिब्रज और बज्जी वैशाली। अब यहाँ पर अंग जो है वो अंग का क्षेत्र कौन कौन सा था? अंग भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में था। अंग भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में। और जो मगध था वो पटना और गया वाला क्षेत्र में, पटना और गया वाला क्षेत्र में। कौन सा था? मगध और मगध, जिसका राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका था? दयानंद सरस्वती का, मैक्स मुलर का, वीर सावरकर का, या जॉन मार्शल का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर का था। किनका मत था? मैक्स मुलर का था। दयानंद सरस्वती का मत था कि जो आर्य लोग जो आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्य लोग तिब्बत से आए थे, आर्य लोग तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती का मत था किसके बारे में? आर्यों के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया है? कब किया गया? 1925, 1937, 1919 या 1942? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया? 1937 में। अगर महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे, इनका राजनैतिक गुरु, इनका राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यही गोपाल कृष्ण गोखले है जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किए थे? 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यहाँ पर जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य, उन्हीं के पास वीटो पावर होता है, उन्हीं के पास वीटो पावर होता है। तो कौन कौन सा है? इसे देख लेते हैं। पहला खुद यूएसए हो गया, अमेरिका। दूसरा चीन हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा हो गया रूस। चौथा हो गया ब्रिटेन। और पांचवा हो गया फ्रांस। कौन? फ्रांस। यूएसए, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इसी के अनुसार ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जर्मनी है, नहीं होगा। जर्मनी है, नहीं होगा। इसमें कनाडा है, नहीं होगा।
यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है? जावा में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा कि जो कंबोडिया है, या जो कंबोडिया है, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भगवान सूर्य को समर्पित है, या भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 3 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य 1850 रुपया। अब 5 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 2850 रुपया है, तो 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा? इसका सोल्यूशन तो टाइम लग जाएगा, वैसे भी टाइम थोड़ा सा इसका निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ कर देते हैं। जैसे 3 चेयर प्लस 2 मेज की कीमत कितना है? 1850 है। और 5 चेयर और कितना है? 3 मेज। 5 चेयर और 3 मेज, 3 मेज की कीमत कितना है? 250 है। तो यहाँ से चेयर और मेज निकालने के बाद, यानी कि चेयर और मेज निकालने के बाद इसमें क्या करना है कि 2 चेयर प्लस 2 मेज, यानी कि सी और एम का मान पुटअप करके निकाल लीजिएगा, आंसर निकाल जाएगा। हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर 1700 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यानी ए एन बराबर कितना है? 78 है। अब सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना हो गया? 78 हो गया। ए का मान कितना? 3। एन का मान कितना हो जाएगा? यानी इन दोनों के बीच का एन का मान तो हमारा निकालना ही है। डी का मान कितना हो जाएगा? डिफरेंट। कितना हो गया डिफरेंट? 5 का हो गया। अब यहाँ पर घटा लीजिए। 75 बराबर कितना हो गया? 5n माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा तो 80 बराबर कितना होगा? 5n, 16 25 80 एन, ये कितना पद हो जाएगा? 16वां पद हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन के 2 डाइस, कितना डाइस? 2 डाइस, एक एक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? शुभ कुल संभावना कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 इंटू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कुल संभावना कितना? 36। अगर बोलेगा कि 10, यानी कि 10 या 10 से अधिक, तो 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 का योग 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 का योग 6 4 10, यानी कि पहला अगर फेंकेंगे तो 6 4, दूसरा अगर हम फेंकेंगे तो 4 6, और तीसरा क्या हो जाएगा? 5 5। इसमें कुल संभावना कितना हो गया? 3 हो गया। और 11 का योग, 11 का योग में कितना हो जाएगा? 6 5, और कितना हो जाएगा? 5 6, यानी इसमें कितना हुआ संभावना? 2 हुआ। और 12 का योग का संभावना कितना हो जाएगा? 12 का योग का संभावना 6 और 6, यानी इसमें कितना संभावना हो गया? 1 हो गया। यानी 3 और 2 5 1 6, यानी कि प्रायिकता बराबर अभिप्रयोग की कुल संख्या जिसमें घटना हुई, तो जिसमें घटना कितना हुआ? 6, बट अभिप्रयोग की कुल संख्या, सॉरी, प्रायिकता बराबर प्रयोग की कुल संख्या जिसमें घटना हुई या बट अभिप्रयोग की कुल संख्या, तो इसमें कुल संख्या कितना है? 36 है। इसको काट लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है? इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, यानी अगर हम इसको ए बी बी एस सी मान लेते हैं, तो ए बी बराबर क्या है? ए सी है, जो कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बी सी का मान है वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल का है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होता है तो वो होता है a/4 रूट अंडर 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर।
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा a/4√4b² माइनस a का स्क्वायर। जहाँ a क्या है, आधार की त्रिज्या, a क्या है, आधार की त्रिज्या, a क्या है, आधार की त्रिज्या है, और b समान भुजा है, b क्या है, समान भुजा है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या था, 93 और 94। इसमें आंसर हम बोल देते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है। 94 का ऑप्शन नंबर ए है, अपना देख लीजिएगा। और 95 का भी ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। 95 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो वाक्यांश दिया हुआ है वो क्या है, जो भला बुरा ना समझता हो उसे क्या कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। जो भला बुरा ना समझता है उसे क्या कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। मॉडेम, सर्कुलेटर, डुप्लेक्स और सप्लेक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलेटर। क्या हो जाएगा, सर्कुलेटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पीओ मतलब पोलोनियम। पोलोनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 84 होता है। पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 84 है। अब यहाँ पर पोलोनियम का जो खोज किया था, यानी पोलोनियम का खोज जो किए थे वो पियरे और मैरी क्यूरी ने किए थे। पियरे और मैरी क्यूरी ने खोजा था। कब खोजा था, 1898 में। पोलोनियम की खोज कौन किए थे, पियरे और मैरी क्यूरी ने 1898 में पोलोनियम की खोज की है। पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 84 होता है। अब इसमें देखते हैं कि पोलोनियम के आवर्त श्रेणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया, छठा, पांचवा, चौथा या सातवां आवर्त ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। कौन से समूह में, ऑक्सीजन के समूह में रखा गया। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोब्यूटिलीन का, क्लोरोप्रीन का, आइसोप्रीन का या बेकेलाइट का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अब बोलेगा कि नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। और बेकेलाइट जो है वो फिनॉल, बेकेलाइट जो है वह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है कौन सा, बेकेलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीआर यानी क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 24 होता है। चलिए इसी तरह आगे मिलता है सेट नंबर अगला वीडियो में 3 से। थैंक यू फॉर एवरीवन।